अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर नस्ट के टॉप 10 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। वो एमसीक्यू जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिकॉज ये चीज अपने जहन में याद रखिएगा, नस्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं और मेरी कोशिश है कि सॉफ्टवेयर में जितने क्वेश्चंस हैं उनका क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस तरीके के वो एमसीक्यूज हैं, वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊं। मेरी जो नस्ट की प्लेलिस्ट है मैराथन्स की पास्ट पेपर्स के ऊपर, अगर आप गौर करेंगे मैंने उसमें काफी सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं और अब मेरी कोशिश है कि रोज के टॉप 10 एमसीक्यूज आपको कवर करवाऊं। इससे फायदा क्या होगा, आपके ऊपर भी बर्डन कम पड़ेगा कि भाई लंबा लेक्चर नहीं है, आप आराम से 10 मिनट में 20 मिनट के अंदर 10 एमसीक्यू समझ सकते हो और मेरे लिए भी उसे बनाना आसान होगा। तो बेटा देखो, आज की क्लास में नस्ट के 2024 के टॉप 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे एमसीक्यूज आ रहा है, फाइंड दी सम ऑफ जीपी 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिसेंट नेट्स के अंदर बेतहाशा दफा पूछा जा चुका है, बेतहाशा दफा। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक सीरीज आ रही है, सीरीज क्या है, सीरीज आ रही है 1 प्लस का 4 प्लस का 16 प्लस का 64 अप टिल 10 टर्म्स हैं। कहां तक की टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। यानी कि क्वेश्चन में मुझे n की वैल्यू पता है, किसके बराबर है? 10 के। चूंकि सम ऑफ जीपी की बात की गई है तो सबसे पहले मैं कॉमन रेशो चेक कर लेता हूं। कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। चूंकि मेरा r कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो सम ऑफ जीपी का ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा? एस एन इज इक्वल टू ए का ए, आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अरे भाई बहुत सिंपल है। देखो ए का मायने क्या होते हैं, जो भी आपकी सीरीज होती है ना, इसकी जो पहली वैल्यू होती है, पहली टर्म होती है, उसको ए कहा जाता है। तो ए की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आर किसके बराबर है बेटा? आर बराबर है हमारे पास 4 के। पावर में क्या आएगा? एन। चूंकि एग्जामिनर ने कहा है कि 10 टर्म्स तक का आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। 10 टर्म्स हैं तो n का मतलब क्या हो गया? n किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। आगे माइनस का 1 एज इट इज, नीचे डिवीजन के अंदर r माइनस का 1। r किसके बराबर है? 4 के माइनस का 1। सिंप्लीफाई करवा दीजिए। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाएं? 4 की पावर 10 तो बहुत मुश्किल है। अरे भाई कोई मुश्किल नहीं है। देखो 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 8, 9, 10। ये बच्चों वाली चीज होती है। ये भाई क्या होता है? 2 की पावर 2 स्क्वायर आपके आ गया 4 के बराबर होगा। फिर आपके पास 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, 216, 128 एंड सो ऑन। यानी कि देखो 2 की पावर 10 क्या होता है, खुद सोचो। 2 की पावर 10 हमारे पास बराबर होता है किसके? 1024 के। तो अगर मुझे 4 की पावर 10 निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ? 4 की पावर 10 का मतलब क्या है? 4 की पावर 10 बराबर होगा किसके? 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 के। है ना भाई? ऐसा ही है ना भाई? 4 की पावर 10 अगर मुझे निकालना है तो देखो लॉजिकली सोचो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छी बात तो ये होगी कि आपको 4 की पावर 10 मालूम हो, बट अगर नहीं मालूम तो भाई इसको विद इन सेकंड पे कैसे करोगे? 4 की पावर 10 किसके बराबर होता है? 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 के। अब बच्चा बोले सर 4 की पावर 5 क्या है? तो भाई 2 की पावर 10 को 4 की पावर 5 भी तो कहते हैं। लेट सपोज कहीं पे अगर 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता? पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इस 10 को ब्रेक करूं किसके अंदर? 2 इंटू 5 के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और बाहर पावर 5 की 5 आ गई। 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के, तो 4 की पावर 5 बन गया। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। और whenever two terms multiply their bases are same, power is always added. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है a की पावर में k प्लस का 1, तो क्या मैं उसको ब्रेक करवा के ऐसे नहीं लिख सकता a की पावर k इंटू a की पावर 1, यानी कि सिंपल a? तो भाई a जब a की पावर k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? a की पावर k प्लस 1 बन जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि देखो 4 की पावर 10 को निकालना मुश्किल है, तो एटलीस्ट आप उसको 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 में ब्रेक कर दो। अब आपको पता है कि 4 की पावर 5 क्या होती है? जो 2 की पावर 10 होती है। और 4 की पावर 5 किसके बराबर है? 1024 के। एटलीस्ट 4 की पावर 5 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए कि भाई 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 का क्या मतलब है? लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 4 की पावर 4, ऑल्दो फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। बट अगर नहीं याद तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास आंसर होगा 4 की पावर 4 का। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन बेसिक चीज है। तो 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 क्या? 4 की पावर 10। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अब ये बेसिक मैथ्स आ गई। कैसे? कि देखो हम कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 1024 को 1024 से। 4 4 जार 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और 1 9 आ गया, 4 0 जार 0 आ गया, 4 1 जार 4 आ गया। सही है, पहली चीज तो ये हो गई।
इसको से आपने मल्टीप्लाई करवा दी, अब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे मगर एक क्रॉस लगाएंगे तो 4 टू जार क्या हो जाए 8 हो जाएगा, 2 टू जार 4 होता है, 2 जीरो जार 0 होता है, 2 वन जार 2 हो जाएगा। अब की बारी में दो जगहों पे क्रॉस आएगा, अब जीरो से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 0 0 0, और लास्ट के अंदर फाइनली फिर ये आपके पास एक और जीरो आ जाएगा। अब 1 से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो भाई 4 इंटू वन वन ही 4 ही होगा, 1 इंटू टू टू के बराबर होगा, 1 इंटू जीरो जीरो होगा, 1 इंटू वन वन होगा। अब लास्ट में सबको ऐड करवा दो, क्या बन गया 6 का 6 आ गया। 9 में अगर 8 का इजाफा करते हो, देखो 9 टू जार क्या होता है, 2 9 जार 18 होता है ना, 9 टू 9 इंटू टू 18 होता है, तो 9 प्लस 9 18 होता है, 9 प्लस 8 क्या होगा, 9 प्लस का 8 बराबर होगा 17 के, 7 का 7 यहाँ पे और एक यहाँ पे कैरी, 4 और एक 5 का 5 बन गया। आगे देखो 4 और 4 ये 8 बन गया, यहाँ पे और क्या है 2 और 2 4 हो गया, 0 का 0 और 1 का 1, तो ये किसके बराबर आ गया, यानी कि 4 की पावर 10 बराबर है किसके, 104856 के, माइनस का 1 और नीचे डिवीजन में 3 का 3। फर्दर सिंप्लीफाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, एक अगर माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 1048 का 8, 7 का 8 का 8, फिर आगे 5 का 5, 7 का 7, 6 में से एक जाएगा तो 5 बन जाएगा, नीचे डिवीजन में 3 का 3, 3 वन जार 3 होता है, 3 3 जार क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 जार 9 हो जाएगा। खाली एक ही ऑप्शन ऐसा जो 3 के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है जो 3 की उसमें आ रहा है, तो ऑब्वियसली वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, बट पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3 3 जार 9 हो गया, एक कैरी जाएगा, और यहाँ पे बन गया 14, 14 3 का टेबल में नहीं आता, 12 आता है, 14 से छोटा नंबर, तो 3 4 जार 12 हो गया, दो कैरी गए, 3 9 जार इज 27, एक कैरी गया, 3 5 जार 15, फिर 3 2 जार 6 और अगेन 3 5 जार 15, तो आंसर क्या आ गया 3 4 9 5 25 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर लोगों को लगेगा कि बहुत मुश्किल मैथ्स है, हालांकि बेसिक मैथ्स है बेटा, मैंने एक एक चीज आपको करके दिखाई है, बेसिक मैथ्स है भाई, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कैसे कोई टर्म मल्टीप्लाई हुई है, ये बहुत बेसिक सा काम किया। बोलते हो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं, ऐड करवाना है भाई, ऐड कैसे करवाओगे, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, 6 का 6 आ गया एक दफा, फिर 9 और 8 17 का 7 बन गया, एक कैरी, 4 और एक 5 का 5 आ गया, 4 और 4 क्या होता है 8 होता है, 2 और 2 4 होता है, 0 का 0 और 1 का 1, तो ये आपका यहाँ पे इसका 1024 को जब 1024 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बेसिक चीज है भाई, विद इन सेकंड में कर सकते हो अगर आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। तो भाई ट्यूशन वाले बाजे या बाजी से नहीं पढ़ना, या किसी बेकार किस्म के टीचर से नहीं पढ़ना, इसको खुद नहीं पता, तो ये बेसिक चीजें होती हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है अ कैंडल कीप लाइट एंड फॉर 2 hours, वंस इट इज बर्न्ड अ पर्सन बर्न्स द कैंडल बिटवीन 8 p.m. एंड 2 a.m. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फाइंड अ कैंडल लाइट एंड इज डैश। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि यार जब एक मोमबत्ती को जलाया जाता है ना, वो 2 घंटे तक जलती है, जब वो उसको जलाया जाता है उसके बाद, यानी कि 2 घंटे तक जलती रहती है जब उसको जलाया जाता है। एग्जामिनर मजाकिया तौर पे आगे मजे से कह रहा है एक बंदा है, वो मासूम सा बंदा अगर 8 p.m. से लेके 2 a.m. के दरमियान में कैंडल्स को जलाता है बंद करता है, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी कैंडल लाइटेंड रहेगी। अब मुझे चेक करना है भाई कैसे निकालूं इसको, बहुत ही बेसिक चीज है यार, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेटा देखो पहले तो आप फिगर आउट करो कि भाई 8 p.m. से लेके 2 a.m. के दरमियान में कितने घंटे आते हैं, पहले तो इसको फिगर आउट करो। भाई एक तो 8 8 से लेके 9 का 1 घंटा हो गया, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर रात के 12 बजेंगे, फिर 1 बजेगा, फिर फाइनली 2 बजेंगे, कितने घंटे बन गए 6 घंटे बन गए ना आई गेस। तो देखो एग्जामिनर ने क्या कहा कि मोमबत्ती जो है 2 घंटे जलती है, तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई अगर मोमबत्ती 2 घंटे जलती है, तो बताइए एक बंदा अगर 8 p.m. से लेके 2 a.m. के दरमियान में कैंडल्स को लाइट अप कर रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी उसकी कैंडल लाइट अप रहेगी जब वो आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फाइंड अ कैंडल लाइटेंड, क्या प्रोबेबिलिटी है। अब उसने ये नहीं कहा वो 8 बजे जला रहा है, 9 बजे जला रहा है, 10 बजे जला रहा है, 11 बजे जलाएगा, 12 बजे, उसने कहा कि भाई सिंपल 8 से 2 बजे के दरमियान में जलाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कैंडल उसकी लाइटेंड अप होनी चाहिए, जलती होनी चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, अगर 2 घंटे कैंडल जलती है तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे टोटल कितने घंटे हैं 6 घंटे हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ जाएगा सिंपल 1/3 के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर डॉग, सी फॉर डॉग। और इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन भी करा हुआ है लिख के भी, कि भाई देखो अगर एक जो कैंडल है वो 2 घंटे चलता है, और एक बंदा अगर 8 p.m. से लेके 2 a.m. किसी भी टाइम के ऊपर कैंडल को लाइट अप करता है, तो जाहिर सी बात है टोटल 6 आवर्स बनते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कैंडल इज बर्निंग एट रैंडम टाइम विद इन द 6 आवर विंडो, उसके लिए हम क्या करेंगे कि भैया सिंपल तरीके से ऊपर बर्निंग टाइम को रखोगे, नीचे डिवीजन में टोटल टाइम को रख दोगे, तो आपका पर्टिकुलरली आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड
with 1, 2, 3, 4, 5 such that the numbers should not exceed 4000 if the repetition is not allowed। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हें मैंने 5 नंबर्स दे दिए, तुमने इन 5 नंबरों से कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, यूनिट 10, 100, 1000, यानी कि 4 डिजिट का नंबर आपने फॉर्म करना है, मगर इस तरीके से कि आपका नंबर जो है वो 4000 से कोई भी एक्सीड ना करे। सही है ना? इसका मतलब क्या हुआ, गौर से बात समझिएगा। यानी कि देखो मुझे कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, मुझे फॉर्म करना है 4 डिजिट का नंबर। सही, जरा गौर से बात समझो। मैं कभी भी अपनी स्टार्टिंग प्लेस के ऊपर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं डाल सकता जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो नंबर है वो 4000 से एक्सीड कर जाए। इसका मतलब क्या है कि मैं स्टार्टिंग प्लेस पे अगर 5 डालूंगा तो 5 डालने से बाद में मैं कोई भी नंबर डालूं, 1, 2, 3 अगर डाल दूं ना, तो देखो 5123 बन जाएगा, जो कि 4000 से बड़ी वैल्यू है। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि 5 कभी भी स्टार्टिंग प्लेस पे नहीं आएगा। सिमिलरली देखो मैं स्टार्टिंग प्लेस पे कभी 4 भी नहीं डाल सकता, क्योंकि देखो अगर मैं स्टार्टिंग प्लेस पे 4 भी डालू ना और आगे मैं सारे छोटे नंबर भी लूं, उस सूरत के अंदर भी अगर मैं सिर्फ 1 भी आगे डालूंगा ना, वो 4123 बन जाएगा। सही है ना? बात समझ रहे हो? और चूंकि रिपीटिशन क्या है, अलाउ नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भाई आगे के कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि आपने स्टार्टिंग डिजिट के अंदर कभी भी 4 और 5 में डालने। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग डिजिट में 4 और 5 में डालने? भाई क्वेश्चन में आपको यही तो लॉजिक गिवन है कि आपने 4 डिजिट का जो नंबर फॉर्म करना है वो इस तरीके से करना है इन 5 डिजिट्स की हेल्प से कि आपका ओवरऑल नंबर 4000 से आगे का नहीं होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे 4 भी डालूंगा स्टार्टिंग डिजिट के अंदर, तो आगे जब मैं छोटे नंबर भी डालूंगा तो नंबर क्या बन गया, 4123 बन गया, जो कि 4000 से बड़ी वैल्यू है। तो ये कंडीशन अनसेटिस्फाई कर देगा। सिमिलरली अगर मैं स्टार्टिंग प्लेस से 5 डालूंगा, तब भी मैं आगे कोई भी नंबर डालूंगा तो जाहिर सी बात है वो 5000 समथिंग का नंबर हो जाएगा, 4000 से ऊपर की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग प्लेस के ऊपर या तो मैं 1 डाल सकता हूं, या 2 डाल सकता हूं, या 3 डाल सकता हूं। आगे फिर मैं बाकी कोई भी नंबर इस्तेमाल करूं, मसले की बात नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, मजे का कॉन्सेप्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? चाहो तो इसको मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इस तरीके से कि देखो भाई मैंने आपके सामने अपना एक टेबल बना दिया कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने जो बात आपको उर्दू भाषा में डिफाइन करी थी ना, मैंने उसको यहाँ पे बहुत कैटेगोरिकल वे में लिख दिया। ये मैंने क्या चीज लिखी है इसको मैं भी एक्सप्लेन भी कर देता हूं ताकि आपको बात जरा फर्दर समझ में आ जाए। कि देखो मैंने आपसे क्या कहा, जरा गौर से देखो। मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे जो फर्स्ट डिजिट होंगे ना, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ये कभी भी 4 या 5 नहीं हो सकता, बिकॉज 4 या 5 होने के ऊपर मेरा नंबर 4000 एक्सीड कर जाएगा। तो लेट सपोज अगर मैं अपने पहले डिजिट में 1 रख रहा हूं, यानी कि 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है, अगर मैं पहले डिजिट के अंदर 1 रख रहा हूं, तो यानी कि मेरे पास जो ये 1000 प्लेस है इसके लिए खाली 1 नंबर ऑफ वेज है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट डिजिट के अंदर 1 रखता हूं तो यानी कि खाली एक ही डिजिट आ सकता है पहले प्लेस के अंदर। और आगे क्या होगा देखो, आगे मेरे पास 2 भी बचा हुआ है, 3 भी बचा हुआ है, 4 भी बचा है, 5 भी बचा हुआ है। आगे मेरे पास 4 चॉइसेस होंगी, आगे मेरे पास 4 चॉइसेस होंगी। फिर जब आगे जाऊंगा तो आगे 3 चॉइसेस होंगी। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, चॉइसेस की बात कर रहा हूं। कि देखो मेरे पास स्टार्टिंग प्लेस में सिर्फ एक ही चॉइस है। अगर मैं अपना फर्स्ट डिजिट को 1 रखना चाहता हूं तो मेरे पास 1 क्या एक चॉइस एज अ कंसीडर कर रहा हूं। ये मेरे पास एक कंडीशन है कि भाई मैं स्टार्टिंग प्लेस में अगर सिर्फ 1 डालूंगा तो मैं एक ही नंबर डाल सकता हूं 1 का। तो आगे क्या होगा, 5 में से अब खाली आगे 4 नंबर रखे जाएंगे, रिपीटेशन के अलाउ नहीं है ना। और फिर नेक्स्ट के अंदर 3 चॉइसेस बचेंगी, फिर उससे आगे जाऊंगा 2 चॉइसेस बचेंगी। तो आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 24। ये पहला केस हो गया। बट अगर मैं स्टार्टिंग प्लेस में 2 डालता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग प्लेस पे अगर 2 डालता हूं, तो यानी कि देखो मेरे पास अगेन स्टार्टिंग प्लेस की चॉइस कितनी है, चॉइस यानी कि एक ही नंबर स्टार्टिंग प्लेस पे डाल सकता हूं ना, ये 2 नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हम। स्टार्टिंग प्लेस में चॉइसेस कितनी है उसको देखिएगा। यानी कि देखो स्टार्टिंग प्लेस के ऊपर चॉइस क्या है, मेरी चॉइस मेरी अभी भी एक ही है। अब जब आगे जाऊंगा तो आगे लेट सपोज मेरे पास नेक्स्ट डिजिट के अंदर 100 प्लेस के ऊपर डालने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 हैं। फिर आगे कितनी चॉइसेस होंगी, 3 होंगी। फिर आगे कितनी होंगी, 2 होंगी। सब तमाम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर भी देखो 24 ही आएगा। अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं मैं तो अपने स्टार्टिंग प्लेस में 3 डालूंगा, तो अगर मैं स्टार्टिंग प्लेस में 3 डाल रहा हूं, 3 एक चॉइस है, तो यानी कि स्टार्टिंग प्लेस में सिर्फ मेरे पास एक ही चॉइस अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर जब आगे जाऊंगा, अब 3 एक दफा अगर डाल चुका हूं तो आगे यूज नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास चॉइसेस कितनी बची हैं, 4। उससे आगे जाऊंगा चॉइस कितनी हो जाएंगी, 3। उससे आगे जाऊंगा चॉइस कितनी हो जाएंगी, 2। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 24 के बराबर। तो अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस का 24 प्लस का 24, 72 के बराबर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून। बी फॉर बैलून। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक को समझो, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इन केस किसी को प्रॉब्लम हो रही है। देखो एग्जामिनर ने आपको टोटल 5 नंबर दिए हुए। एग्जामिनर की फरमाइश क्या है कि भाई 4000 से बड़ा नंबर नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी 4 और 5 को तो स्टार्टिंग प्लेस पर डाल नहीं सकते। ये आपकी स्टार्टिंग प्लेस की दौड़ से बाहर हो गए। अब आपको फॉर्म क्या करना है, देखो 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, खुद सोचो। स्टार्टिंग प्लेस में सिर्फ इन तीनों में से कोई भी नंबर डाला जाएगा, ऐसा ही है। तो अगर मैं पहले कंसीडर करता हूं कि अगर मैं 1 डाल रहा हूं, खुद सोचो अगर मैं स्टार्टिंग प्लेस से 1 डाल रहा हूं, देखो हमने नंबर डाल के चेक नहीं करना, हम चॉइसेस की बात करते हैं। और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ये डिजिट प्रॉब्लम्स, हम चॉइसेस की बात करते हैं। तो 1 क्या है, एक चॉइस है ना, एक नंबर है। यानी कि भाई मैं स्टार्टिंग प्लेस पे अगर 1 को डाल रहा हूं तो मैं सिर्फ एक ही नंबर वहां पे डाल सकता हूं, मेरे पास एक ही चॉइस अवेलेबल है। मगर अब जब मैं आगे जाऊंगा तो भाई आगे तो 4 और 5 भी इस्तेमाल हो सकता है, आगे बाकी डिजिट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि भाई 1,
4.5432, ये 4,000 से छोटे नंबर होगा ना, तो आगे 4 और 5 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट द रीजन कि भाई चूंकि मैंने स्टार्टिंग प्लेस पे 1 डाल दिया, तो अब मेरी चॉइसेस 5 नहीं है, कितनी है, 4 है, इसलिए स्टार्टिंग आपके पास नेक्स्ट प्लेस पे 4 आ गया। उसके बाद जब मैं आगे जाऊंगा, अब मैंने इन चारों में से कोई भी एक नंबर नेक्स्ट 100 प्लेस पे डाल दिया है। लेट्स सपोज मैंने 2 डाल दिया इधर 100 प्लेस पे। अब मेरी चॉइसेस मजीद एक कम हो गई, तो अब मेरी नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 3 है। अब जब मजीद आगे जाऊंगा तो मेरी चॉइसेस और कम हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग ये काम कर रहे थे। सिमिलरली देखो, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास जो है ना, अब किसी बच्चे ने 1 डाला, अब कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं तो स्टार्टिंग प्लेस के अंदर जो है ना 3 को डालूंगा या 2 को डालूंगा, तो इसीलिए नंबर ऑफ कंडीशंस बनने सभी सबको आखिर में ऐड करवाना है, सही है ना? तो अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग प्लेस में 2 डाला, तो अगेन देखो आपकी 2 क्या है, 2 एक चॉइस है, 2 एक नंबर है ना, तो स्टार्टिंग प्लेस में अगर मैं 2 डालूं तो मैं एक ही चॉइस डाल सकता हूं, एक ही नंबर डाल सकता हूं, मैं बाउंड हूं। तो यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ चॉइस कितनी है, एक ही है। अब जब मैं उससे आगे जाऊंगा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 को पहली पोजीशन पे डाल दिया, तो चूंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो उसको आगे यूज तो नहीं कर सकते, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, यूज नहीं कर सकते। तो अब मेरे पास नेक्स्ट प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, 4 हैं। 4 चॉइसेस यानी कि 1 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, 4 भी डाल सकता हूँ, 5 भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कहा मैंने 3 डाल दिया। अब जब 3 डाल दिया, तो अब जब आगे जाऊंगा तो मेरी चॉइस एक और कम हो जाएगी। एक चॉइस आपने पहले कम कर दी ना, आपने किसी एक नंबर को यहाँ पे डाल दिया, किसी भी एक नंबर को आपने यहाँ पे सेकंड प्लेस पे डाल दिया ना, तो आपकी एक चॉइस कम हो गई। जब चॉइस कम हो गई, जब मैं आगे जाऊंगा, तो अब आगे कितनी रिमेनिंग चॉइसेस हैं, सिर्फ 3 होंगी। और फिर उससे आगे जाऊंगा तो फिर 2 होंगी, गोज ऑन। तो लास्ट में इंडिविजुअल वेज को ऐड करवा दोगे। मैंने बहुत डिटेल में डिजिट प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करा है अपने लेक्चर्स के अंदर, काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा। सही है ना बेटा? अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई इफ अ लाइन पासेस थ्रू 1 कॉमा -2 एंड -4 3 देन इट इक्वेशन विल बी डैश। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, अगर वो लाइन पास कर रही है कहां से, 1 कॉमा -2 से या -4 3 से, तो बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भाई बहुत बेसिक है। एग्जामिनर ने कहा है कि एक लाइन जो है ना दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को डाल डाल के चेक कर लेते हैं, यानी कि पहले ऑप्शन में आप डालोगे इस वाले पॉइंट को, अक्सर बच्चों को लगेगा सर ये तो आंसर हमारा आ गया तो ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों पॉइंट्स को डाल के चेक करना है। तो देखो अगर मैं पहले वाले पॉइंट को डालता हूं, तो एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, वाई की जगह पे नेगेटिव वाई था, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 माइनस का 1, तो ये तो वैसे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, एक में से 2 निकालोगे, नेगेटिव का 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे पॉइंट के ऊपर भी चेक करूंगे, दोनों पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना लाइन के ऊपर, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन। तो अगर दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों पॉइंट्स उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये बन गया नेगेटिव का 4 प्लस का 3 प्लस का 1, नेगेटिव का 4 प्लस का 3, इट शुड बिकम नेगेटिव का 1 प्लस का 1, ये आ गया 0 के बराबर, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी माने कैट, कैट माने बिल्ली, यानी कि भाई दोनों पॉइंट्स मेरी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको मार्क कर लीजिए। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है स्क्वायर इज मेड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, द साइज ऑफ द आउटर स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इनर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक स्क्वायर है जो कि फॉर्म हुआ है मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द अनदर स्क्वायर के ऊपर। चलो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, इसकी डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी। अक्सर लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं जब कभी नस के पेपर में क्वेश्चन आता है, हालांकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, और वो स्क्वायर एक दूसरे स्क्वायर के मिड पॉइंट्स के ऊपर फॉर्म्ड अप हुआ है। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्क्वायर आ रहा है, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक स्क्वायर और है, और ये स्क्वायर बाहर वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट्स के ऊपर क्या हुआ है, फॉर्म अप हुआ है। क्या हुआ है, मिड पॉइंट्स के ऊपर फॉर्म अप हुआ है, इस तरीके से। क्लियर है? लेट्स सपोज इस तरीके से हुआ है। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, देखो अ स्क्वायर इज मेड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द अदर स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर जो है ना दूसरे स्क्वायर के मिड पॉइंट्स कनेक्ट करने के ऊपर क्या हुआ है, वजूद में आया है, फॉर्म में आया है। द साइज ऑफ द आउटर स्क्वायर इज 1 मीटर, यानी कि भाई ये आपको एक पर्टिकुलर उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी एक साइड की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दे दी कि भाई आपके पास जो बाहर वाला स्क्वायर है उसकी एक साइड की वैल्यू किसके बराबर है, 1 मीटर स्क्वायर के। यानी कि भाई मेरे पास बाहर वाले स्क्वायर की जो साइड्स आ रही है ना, ये 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, सही है ना? 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, इसको अपने जहन में रखिएगा। तो अगर ये 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या होगी, हाफ के बराबर होगी। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक की वैल्यू भी क्या होगी, हाफ के बराबर होगी। सिमिलरली बाहर वाले ये इस साइड की वैल्यू भी पूरी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या होगी, हाफ के बराबर होगी। तो अगर मुझे इनर स्क्वायर की साइड को कैलकुलेट करना है, अगर मुझे इनर स्क्वायर की साइड को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा? सिंपल, आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे बेस आ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का स्क्वायर बराबर है 1/2 का स्क्वायर,
बी का स्क्वायर बराबर है 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल 1/4 प्लस का 1/4, जो कि बराबर होगा, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है, नीचे वाली वैल्यू को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। आपके पास ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच इसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2/4 के। दैट सिंपली मींस इट विल बिकम अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2 के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो अंदर वाले स्क्वायर है इसकी एक साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये मेरे पास बराबर आ गई सिंपल अंडर रूट 2/2 के। तो एग्जामिनर ने हमसे यही पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करी हुई है मेरे टाइपिस्ट ने। यहाँ पे आपको इनर स्क्वायर की साइड पूछी हुई है, तो इनर स्क्वायर की साइड किसके बराबर आ गई, √2/2 के बराबर। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। इसमें एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है sin 7x माइनस का sin 3x इसके बराबर होगा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा है बेटा, कुछ करो ना करो खुदारा ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज लाजमी तौर पे कर लेना। यहाँ पे भाई हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है किस चीज का, साइन यू माइनस साइन वी का। उस फॉर्मूले का यहाँ पे खाली इस्तेमाल होगा। साइन यू माइनस साइन वी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 2 cos A प्लस का B/2 इंटू साइन A माइनस का B/2 के बराबर। किसके बराबर होता है, इंटू साइन A माइनस का B/2 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, आंसर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2, यहाँ पर आ जाएगा कॉस का कॉस, ए प्लस का बी, यानी कि ऑब्वियसली इट शुड बिकम 7x प्लस का 3x/2 इंटू साइन का साइन, आगे हो जाएगा मेरे पास सिंपल 7x माइनस का 3x/2 के। तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 2 कॉस का कॉस, 7x प्लस का 3, ये आ जाएगा 10, 10/2, ये आ जाएगा 5x के बराबर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 7x माइनस 3x, क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेगा, 4/2 ऑब्वियसली 2x के बराबर होगा। तो मेरा आंसर होगा 2 cos 5x इंटू साइन 2x। तो ये मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी के ऊपर, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट -1,1 एंड 0,1 इज पैरेलल टू डैश। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर बेसिकली मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है नेगेटिव का 1,1 एक लाइन के ऊपर, और उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 0,1। तो एग्जामिनर कहता है इस लाइन की जो इक्वेशन है ना, बताइए दूसरी लाइन के पैरेलल है तो किस लाइन के, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, अनदर लाइन के, एंड सो ऑन। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहा है एक लाइन के ऊपर बेसिकली दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक लाइन है उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वैल्यू बता दी। तो एग्जामिनर कहता है ये चीज फाइंड करके बताइए ये लाइन किसके पैरेलल होगी, एक्स के, वाई के, या अनदर लाइन के, नन के। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा। अगर दुनिया में कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस का जो अपना स्लोप होता है ना वो 0 के बराबर होता है, और कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप भी 0 होता है। सिमिलरली कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस की जो अपनी लाइन होती है उसका स्लोप होता है इन्फिनिटी के बराबर, तो कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप भी इन्फिनिटी होता है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही होंगी तो इसका मतलब अनदर लाइन के पैरेलल होगी। तो चेक कर लेते हैं भाई, मुझे दो पॉइंट्स गिवन है, तो भाई सिंपल तरीके से पहले स्लोप निकाल के चेक कर लो। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर पहला पॉइंट आ रहा है x1, दूसरा पॉइंट आ रहा है मेरे पास x2, तो बेटा देखो सिंपल तरीके से मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो ऊपर कभी भी आपके पास न्यूमरेटर के अंदर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर 0 आ गया है। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो 0 के बराबर है। दुनिया में किसी भी लाइन का अगर स्लोप 0 होता है तो या तो वो एक्स एक्सिस की लाइन होती है या फिर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। याद रखिएगा बेटा इंटीग्रेशन में ना तो कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला है, ना कोई डिवीजन फॉर्मूला है, ना कोई एलन का फॉर्मूला है, ना कोई इनवर्स का फॉर्मूला है। अक्सर बच्चों को बेसिक चार बातें याद नहीं रहती, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं। तो भाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे, पावर फॉर्मूले के ऊपर। कैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे अगर साइन एक्स के पास कुछ भी नहीं है, साइन एक्स के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट 1 की पावर तो होगी ना, और बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है cos x इंटू डी एक्स। तो बेटा देखो क्या बाहर वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे लिखोगे प्लस के सी के साथ आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला, ट्रिनिटी के ऊपर। और आपका क्वेश्चन आ रहा है 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्यू होल पावर में क्यू। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या है कि भाई लिमिट एन अगर कभी भी अप्रोच कर रही है ना इन्फिनिटी के ऊपर, लिमिट
एन कभी भी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, पहली वैल्यू वन है, फिर प्लस का साइन होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म आ रही है वन डिवाइडेड बाय एन। अगर इस टर्म का बाहर रेसिप्रोकल मौजूद है तो आंसर हमेशा ई होगा। तो अब की यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको बीच में नेगेटिव साइन गिवन है, तो पहले इसको आपको सही करना पड़ेगा। कैसे सही करोगे कि लिमिट क्यू अगर अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, देखो हमें क्या चाहिए, हमें बीच में चाहिए प्लस का साइन। अब प्लस का साइन कैसे लेकर आए भाई, नेगेटिव साइन को प्लस में कन्वर्ट करना है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस लगूं और मैं माइनस साइन को अंदर वाली टर्म के साथ लिख दूं, कोई मसले की बात तो नहीं करी ना, मैंने गलत बात की रही क्या? कि देखो मुझे यहाँ बीच में माइनस गिवन था, मुझे क्या चाहिए, अगर फॉर्मूला कंप्लीट करवाना है बीच में प्लस चाहिए था। तो मैंने सिंपल तरीके से अगर प्लस माइनस, दुनिया के अंदर प्लस माइनस किसके बराबर होता है भाई, माइनस के बराबर ही होता है ना। तो मैंने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया। अब ये बाहर क्या है, क्यू है। अब अगर मैंने अंदर नेगेटिव का वन बाई क्यू रखा है तो सेकंड वाली टर्म का बाहर रेसिप्रोकल होना चाहिए। अभी सेकंड वाली टर्म का रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव के वन बाई क्यू का रेसिप्रोकल होगा नेगेटिव का क्यू। अभी बाहर पॉजिटिव का क्यू है। तो मैथ्स कहता है कि भाई अगर कोई चीज लेकर आनी है ना तो उसको मल्टीप्लाई में भी लेकर आओ, डिवाइड में भी लेकर आओ। तो मैं क्या करता हूं, मैं नेगेटिव वन से डिवाइड भी करवाऊंगा, नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा। सही है। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा कि मेरे पास ये क्या चीज बन गई, मेरे पास ये बन गया लिमिट, लिमिट क्यू अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहां पर ये आ गया वन का वन प्लस का साइन, आगे हो गया नेगेटिव का वन बाय क्यू। यहां पे ये हो गया नेगेटिव, बाहर पावर में क्या आ गया, देखो ये वाला जो नेगेटिव का एक साइन खाली मुझे चाहिए ना, मुझे खाली नेगेटिव के अंदर एक साइन चाहिए। तो एक साइन जो आ रहा है ये बेकार आ रहा है, तो नेगेटिव का वन बाहर एडिटिस का एडिटिस रहेगा। इससे फायदा क्या, वो मेरा फॉर्मुला कंप्लीट हो गया कि देखो लिमिट इंफिनिटी पे अप्रोच कर रही है, पहली वैल्यू वन के बराबर है, बीच की वैल्यू प्लस है, और जो भी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकेटेड पार्ट पावर में होना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव साइन एक एक्स्ट्रा आ रहा था ये आपके ब्रैकेट से बाहर मौजूद मैंने निकाल दिया। इससे फायदा क्या होगा, इस अंदर वाली टर्म के ऊपर जब मैं लिमिट का यहाँ पे फॉर्मुला कंप्लीट हो गया तो इस अंदर वाली पूरी वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और बाहर नेगेटिव का वन एडिटिस का एडिटिस, तो ई की पावर नेगेटिव वन मेरा आंसर आ गया। इसको अगर मैं अब ई की पावर नेगेटिव वन को अगर प्रॉपर्ली पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, इसको अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर में इसका साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वन डिवाइडेड बाई ई के बराबर। दोबारा समझ लीजिए स्टेप को, मैंने क्या स्टेप करा, दोबारा समझो। कि देखो मेरे पास क्वेश्चन गिवन था वन माइनस का, मुझे चूंकि प्लस का साइन चाहिए तो मैंने क्या करा कि देखो मुझे चूंकि किसका साइन चाहिए बेटा, मुझे चाहिए प्लस का, तो मैंने यहां पे रखा प्लस, और ये जो माइनस की वैल्यू थी ना इसको अंदर वाली टर्म के साथ शिफ्ट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि भाई ये बाहर तो प्लस आ गया, तो मेरी फॉर्मूले की एक कंडीशन पूरी हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि भाई तुम्हारी जो सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए। अभी बाहर प्लस का क्यू है, तो मुझे अगर नेगेटिव का क्यू लेकर आना है तो मैथ्स कहता है बिल्कुल ला सकते हो भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है, नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करवाओ, नेगेटिव वन से डिवाइड करवा दो, हमने यही काम कर दिया भैया। इससे फायदा क्या हुआ, देखो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मुला कंप्लीट हो जाएगा, मगर ये नेगेटिव वन एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको मैं ब्रैकेट से बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि देखो दुनिया का असूल है ना, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ए की पावर सिक्स लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे करके नहीं लिख सकता, ए की पावर टू इंटू थ्री, पहले मैंने इसको ब्रेक करा, फिर मैं इसको फर्दर क्या कर देता हूँ, ए का स्क्वायर एज इट इज और बाहर होल पावर में थ्री कर देता हूँ। तो भाई ये क्या बन गया, ये अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे वापस से सिक्स ही बनेगा, सही है ना, ब्रैकेट को ओपन करोगे वापस सिक्स बनेगा, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो क्या बन गया, ये बन गया वन प्लस का, यहाँ पे ब्रैकेट में नेगेटिव का वन बाई क्यू, और ये बाहर पावर में नेगेटिव का क्यू आ गया, और ये जो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव वन आ रहा था इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। सही है। इससे फायदा क्यों है, फॉर्मुला कंप्लीट हो गया ना, पहली वैल्यू वन आ रही है, बीच में प्लस का साइन है, जो भी सेकंड टर्म में वैल्यू आ रही है उसका रेसिप्रोकेटेड पार्ट बाहर पावर में मौजूद है, और आपके पास फाइनली यहाँ पे फॉर्मुला कंप्लीट हो गया। तो इस कंप्लीट टर्म का आंसर क्या आ गया, ई के बराबर, बाहर वाला नेगेटिव का वन एडिस का एडिस, तो ई की पावर नेगेटिव वन क्या होता है, वन बाई ई के बराबर होता है। अब देखो बेटा हमारे पास जो फाइनली आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए देन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बोथ द लिमिट एग्जिस्ट आर इक्वल या इनसफिशिएंट डेटा। जाहिर सी बात है भैया दोनों लिमिट्स का एग्जिस्ट होना कंपलसरी है, और ऐसा होता क्यों है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने दो तरह की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि देखो दो तरह की बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कि देखो भाई अगर दुनिया के अंदर कोई भी फंक्शन हमारे पास आ रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट के ऊपर, तो याद रखिएगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एंड बोथ द लिमिट मस्ट बी इक्वल टू एफ ए। यानी कि आपका मतलब क्या हुआ, बोथ द लिमिट एग्जिस्ट एंड बोथ शुड बी ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन भी करा हुआ है, देखो बोथ द लिमिट्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑलवेज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन का बुनियादी डेटा ही क्या होता है कि जब कभी आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो भाई दोनों के दोनों आपके पास एफ एक्स और एफ ए हमेशा क्या होंगे, एक्स अपोजेस टू ए के ऊपर एक दूसरे के बराबर आ रहे होंगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो इस तरीके से देखो ये थ्योरेटिकल एक एमसीक्यूज था, आप लोगों ने इंटर साइड के ऊपर पढ़ा होगा, ए लेवल्स के बच्चे ने तो ऑल्दो नहीं पढ़ा होगा, बट इंटर के बच्चे ने बेसिक लिमिट्स की कंडीशन के दौरान ये फॉर्मूला लाजमी तौर पे पढ़ा होगा अपने। तो ये बेसिक जो है ना हमारे पास क्या होता है, बेसिक हमारे पास एक इंटरमीडिएट का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। आप लोगों ने इंटरमीडिएट साइड पे लाजमी तौर पे पढ़ा होगा, व्हेनेवर वी डिस्कस द लिमिट ऑफ द कंटीन्यूअस फंक्शंस, तो वहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि कंटीन्यूअस फंक्शन की बेसिक टाइप ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, राइट हैंड लिमिट जो होगी, ये हमेशा आपस में क्या होंगी, देखो ये हमेशा आपस के अंदर बराबर होंगी, ना सिर्फ बराबर होंगी बल्कि एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, और ये बराबर होती हैं। तो यानी कि एफ एक्स और एफ ए एक दूसरे के बराबर होंगे एट एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर।
इस तरीके से आज की क्लास के हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकियां जाम पे आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकियां जाम पे पहुंचते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको ये लेक्चर समझ में आया, सो प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बेटा मैं बहुत एफर्ट्स करता हूँ लेक्चर्स को डिजाइन करने के अंदर। लाजमी तौर पे आपने कोशिश करनी है अपने तमाम दोस्तों के साथ, तमाम ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तमाम एकेडमी के कोचिंग ग्रुप में इसको लाजमी तौर पर शेयर अप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया हुआ उसको भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के ऊपर भाई वो करना तो आपका जरूरी है। जितनी आइडियाज हैं, सबसे जितनी आईडीज आपकी अवेलेबल है, सबसे सब्सक्राइब करिए। सेकंड नंबर के ऊपर मेरा न्यू ई कैट का, एमडी कैट का, नर्स्ट का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर कर सकते हैं, चाहे नर्स का नेट 1 हो, नेट 2 हो, नेट 3 हो, नेट 4 हो, या पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी, उन सबकी तैयारी हम आपको अपने पर्टिकुलर बैचेस के अंदर कवर करवा रहे होंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।